गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डिम्पल पारेख, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 11th क्लास के हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी का फर्स्ट लेसन हमारे कंप्लीट हो चुका था। लेसन सेकंड स्टार्ट करते हैं हम, जिसका नाम है मियाँ नसरुद्दीन। बेटा लेकिन इस लेसन को पढ़ने से पहले जो इसकी लेखिका है जिसका नाम क्या है, कृष्णा सोमवती, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि वो लेखिका कैसी लेखिका रही है, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं और इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए हैं। तो जल्दी से पेज नंबर आप निकाल लीजिए 20, पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में विभाजित होता है और पठन पाठन प्रक्रिया द्वारा फिर एक हो जाता है। ये उनके शब्द के आलोक से लिया गया है, जिसके अंदर जो लेखिका वह बोल रही है कि समय ही वह रंग है जो अनेक अनेक रंगों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। अर्थात समय क्या होता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, परिवर्तित होता रहता है। लेकिन पठन पाठन प्रक्रिया अर्थात पढ़ने और पढ़ाने की प्रक्रिया के द्वारा वापस वो क्या हो जाता है, एक हो जाता है। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं उनके जीवन के बारे में। कृष्णा सोमवती का जो जन्म है वह हुआ था सन 1925 के अंदर गुजरात पश्चिमी बंगाल में। कहाँ पर हुआ था बेटा? गुजरात के अंदर हुआ था, पश्चिमी बंगाल में हुआ था, जो कि अभी कहाँ पर स्थित है, हमारे पाकिस्तान में स्थित है। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो था वह पहले हमारे भारत का ही हिस्सा था, लेकिन कुछ कारणवश जो पाकिस्तान है उसको हमारे हिंदुस्तान से पृथक किया गया, तो जिसके कारण से हिंदुस्तान का एक दूसरा अंग जिसका नाम पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान जो है उस पाकिस्तान के अंदर जो पश्चिमी बंगाल है वो इस समय जहाँ पर कृष्णा सोमवती का जन्म हुआ था वह पाकिस्तान में स्थित है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उन रचनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम। समय सरगम बेटा क्या है, इनका उपन्यास है। डार से बिछड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, और भी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे कि अंधेरे के, जो कि इनका क्या है, कहानी संग्रह। कहानी संग्रह जानते हैं, जिसमें बहुत सारी कहानियाँ लिखी हुई हो उसे कहा जाता है संग्रह, यानी कि बहुत सारी कहानियों को इकट्ठा करके जिस कहानी का उस संग्रह का निर्माण किया जाता है। हम शब्दों के आलोक में, ये उनके शब्द चित्र है। संस्मरण है। संस्मरण जानते किसे कहते हैं? संस्मरण का मतलब होता है बेटा जो किसी की याद में लिखे जाते हो। किसी महान व्यक्ति हो सकता है या उसका मित्र हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिस व्यक्ति के बारे में, उसके जीवन के बारे में लिखा जाए, उसे कहा जाता है संस्मरण, यानी कि किसी की याद में लिखा जाने वाला लेख। ओके बेटा, अब जो इतनी महान प्रसिद्ध जो लेखिका रही है, नेचुरली बात है कि उनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले होंगे, तो उन पुरस्कारों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। साहित्य अकादमी सम्मान मिला उनको, हिंदी अकादमी का शला का सम्मान प्राप्त हुआ, साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सहित इन्होंने अनेकों राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त किए, तो बहुत अधिक इनको पुरस्कार भी मिले हैं। अब ये तो हो गई इनकी रचनाएं और इनके जीवन के बारे में। अब अपन उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं कि जो इनकी रचनाएं हैं उन रचनाओं के द्वारा वे हमें क्या समझाने का प्रयत्न कर रही है और उनकी रचनाओं की विशेष बात क्या रही है। स्टार्ट करते हैं। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोमवती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती है कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है, अर्थात व्यक्ति चाहे कम लिखे लेकिन ऐसा लिखे कि सामने वाले पर उसकी छाप ताउम्र रहे, कि ये नहीं कि हम लंबे चौड़े लेख लिख दें जिससे कि लोग उस पढ़ के उन लेखों को क्या हो जाए, बोरियत महसूस करे या बोर हो जाए, उन लेखों का प्रभाव इतना व्यक्ति पर ना पड़े जितना कि पढ़ना चाहिए। तो वो बोलती है कि चाहे व्यक्ति कम लिखे लेकिन ऐसा लिखे कि उसकी पहचान, उसका विशिष्ट जो वह बात कहना चाह रही है वह बात लोगों तक पहुँचे। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित्य नया पाठक वर्ग बनाया है। उनके अनेकों उपन्यास लिखे हैं उन्होंने, लंबी कहानियाँ लिखी हैं और संस्मरण में हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। दीर्घजीवी अर्थात बहुत लंबे समय तक इन्होंने इस कार्य को किया है, लेखों को लिखा है, कहानियाँ लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं, एक जीवन का बहुत बड़ा जो
पार्ट है उन्होंने इस लेखन के कार्य में ही लगा दिया है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जो कि अमर कहे जा सकते हैं। अब उन्होंने अपने लेखों के अंदर ऐसे व्यक्तित्व को उभारा है जो कि आज भी क्या है, हमारे दृष्टि पटल पर अजर और अमर है। अर्थात उन्होंने अपने लेखों के अंदर किसी पात्र के बारे में ऐसा लेख लिखा है या फिर इस तरह से उस पात्र को बनाया है या उसके अंदर इतनी विशेषताएं प्रदान कर दी है कि लोग जो है उस पात्र को आज भी नहीं भूल पा रहे हैं। जो कि यानी बोलते हैं ना अजर अमर, यानी कि जो कि एक बार क्या हो गया है, अजर अमर का अभिप्राय क्या होता है, जो कि क्या हो गया है, ताउम्र के लिए अमर हो गया है। जिसकी मृत्यु ना हो, जो कि मृत्यु के बाद में भी क्या हुए, उसका नाम, उसकी पहचान रहे। आगे देखिए, और जैसे उन्होंने जो पात्र हैं उन पात्रों के बारे में बताया गया है, जैसे मित्रों, शाहनी, हशमत, ये आदि उनके पात्र हैं जो कि अजर और अमर है। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी उनमें कृष्णा सोमवती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। अर्थात जिस समय हमारे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी कविताएं, बहुत सारे लेख लिखे गए थे और उसी के अंदर कालजयी यानी कि काफ़ी समय तक जानी जाने वाली या फिर बहुत समय तक याद रखने वाली ऐसे लेख जिन्होंने लिखे हैं उसके अंदर कृष्णा सोमवती का नाम क्या आता है, पहले कतार में आता है। अर्थात पहले नंबर पर उनका नाम आता है कि उस समय सबसे ज़्यादा जो इन्होंने कविताएं, लेख वगैरह कहानियाँ जो लिखी है वह किसने लिखी है, कृष्णा सोमवती ने लिखी है। बल्कि यह कहना उचित नहीं होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोमवती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में विशिष्ट उपलब्धि है कि उस समय बहुत बड़े बड़े जो लेखक थे उन लेखकों ने बहुत सारे लेख लिखे जिसके कारण से कि उनको बहुत अधिक प्रसिद्धि मिली। तो जिसके अंदर एक जो लेखक है जिनका नाम क्या है, यशपाल, जिन्होंने झूठा सच नामक लेख लिखा था, राही मासूम रजा जिन्होंने आधा गांव लिखा था और भीष्म साहनी के तमस, ये उन्होंने लेख लिखे थे जिनके वो अंदर उनको बहुत अधिक ख्याति प्राप्त हुई थी। तो उसी समय जो कृष्णा सोमवती थी उन्होंने भी एक लेख लिखा था जिसका नाम था जिंदगी नामा, जो कि एक उनकी विशिष्ट उपलब्धि कही जा सकती है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत शीर्षक से उनकी कृति का एक विशिष्ट स्थान है। अब उन्होंने एक संस्मरण बताया मैंने, किसी की याद में लिखा जाने वाला लेख को संस्मरण कहा जाता है। तो ये जो एक लेख एक इन्होंने संस्मरण लिखा था जिसका नाम था हम हशमत, तो उसके अंदर उन्होंने क्या बताया है उसके अंदर थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं, जिसमें अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने हशमत नामक चरित्र को सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब बेटा देखिए, उन्होंने जो ये इनका एक लेख है जिसका नाम है हम हशमत, तो उस हम हशमत के व्यक्तित्व को उभारा है। अर्थात स्वयं तो क्या है, एक लेखिका है, लेकिन अपने ही जैसा उन्होंने एक और दूसरा व्यक्तित्व उभार के हमारे सामने रखा है जिसका नाम क्या है, हम हशमत, कि जिसमें अपने ही खुद तो है ही है, उनका एक अलग व्यक्तित्व है, ये एक लेखिका है, उनका एक अलग व्यक्तित्व है ही, लेकिन उन्होंने कल्पना के आधार पर एक दूसरा व्यक्तित्व, अपना ही दूसरा व्यक्तित्व हमारे सामने रखा है जो कि हम हशमत में हमें देखने को मिलेगा। कृष्णा जी के भाषाई प्रयोग में भी विविधता है, अर्थात उनकी जो भाषा है उन भाषा में अनेक शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। उन्होंने संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है, उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया है, पंजाबी की जिंदा दिल यानी कि पंजाबी लोग जिस तरह से मदमस्त होते हैं उनके बारे में भी उन्होंने अपने लेखों के अंदर बताया है। ये सब रचनाएं उनकी क्या है, उनकी रचनाओं में विशिष्ट पहचान बनाती हैं उनकी, कि इनकी संस्कृत भाषा का प्रयोग अर्थात संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है, उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया है और इसके अलावा पंजाबी लोगों की जो नेचर है उसके बारे में इन्होंने बताया है। तद्भव शब्दों का भी इन्होंने इस्तेमाल किया है। तो इनकी जो पहचान है वह एक प्रसिद्ध लेखिका के रूप में हमारे सामने उभर कर
आती है। ओके बेटा, ये तो हो गया उनके जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में कि लेखिका कौन थी, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी और उनकी रचनाओं की क्या पहचान है, यानी कि क्या विशेष बात है। साथ ही साथ उनके अपने सम्मान के बारे में पढ़ा कि उनको कौन कौन से सम्मान प्रदान किए गए हैं। अब बेटा थोड़ा सा इस जो लेसन है मियां नसरुद्दीन, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। बेटा इस लेसन में क्या बताया गया है, मियां नसरुद्दीन एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति का नाम है जो कि खानदानी नानबाई है। नानबाई किसे कहते हैं बेटा, नानबाई होता है जो कि खाने बनाने की प्रक्रिया में जिनने महारत प्राप्त कर रखी हो, जिनको अनेकों प्रकार की रोटियां बनाना आता हो, उसे कहा जाता है नानबाई। अब उसके बारे में हमें बताया गया कि मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। ओके, कि जो ये हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं मियां नसरुद्दीन, ये कहाँ से लिया गया है, हम हशमत संग्रह से उनका लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के उनके व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे, उसकी रुचियों के बारे में पढ़ेंगे और उसके स्वभाव के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात एक व्यक्ति की जिसका नाम है मियां नसरुद्दीन, उसके व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे, उस व्यक्ति को कौन कौन सी रुचियाँ थी उन रुचियों के बारे में पढ़ेंगे और उसके स्वभाव के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो कि क्या है, खानदानी नानबाई है। अर्थात उसके जो व्यवसाय है वह क्या है, रोटियां बनाने का। अर्थात जो उसका कहने का अभिप्राय क्या है कि वो बहुत समय से जो उसके पूर्वज है वह भी क्या कर रहे हैं, यही कार्य कर रहे हैं रोटियां बनाने का, और वह भी क्या है, वो ही कार्य कर रहा है। तो इसके लिए उसको जो खाना बनाने की जो प्रक्रिया है या खाने बनाने की जो कला है वह उसमें उसको क्या है, महारत प्राप्त है। महारत प्राप्त है क्यों, क्योंकि वह क्या है, उसके पूर्वजों से ये कला उसने सीखी है। बोलते ना व्यक्ति किससे सीखता है, अपने अनुभव के द्वारा ही सीखता है, कोई किसी को नहीं सिखाता है, व्यक्ति अपने अनुभव के द्वारा ही क्या करता है, किसी कार्य को सीखता है। मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं कि उनको जब कोई लेखिका या कोई व्यक्ति जब उनसे मिलने जाता है और जब उनसे इस कला के बारे में जानकारी लेता है कि आपको इतनी प्रकार की रोटियां कैसे बनानी आई और उनके बारे में कुछ बताना चाहता है, कुछ लेख लिखना चाहता है, उनसे कुछ उनके जीवन के बारे में जानना चाहता है, तो वह क्या बताते हैं कि उनको ये जो महारत है वह कहाँ से प्राप्त हुई है, अपने खानदान से, अपने पूर्वजों से वह प्राप्त हुई है। वे ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और कुछ करने की कला को अपना असली हुनर मानते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति हैं ये मियां नसरुद्दीन जो कि क्या मानते हैं, जो भी उनके पास में कला है, उनके पास में कौन सी कला है, अनेकों प्रकार की रोटियां बनाने की कला है, उस पेशे को क्या मानते हैं, वे अपना हुनर मानते हैं कि मेरे अंदर एक कला है, मेरे अंदर ये हुनर है कि मुझे इतनी प्रकार की रोटियां बनाना आता है। और साथ ही साथ कुछ करने की सीखने को वह अपना क्या मानते हैं, हौसला मानते हैं, अपना हुनर मानते हैं कि कुछ करके दिखाना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। ओके बेटा, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। उनके जीवन परिचय के बारे में और पाठ परिचय के बारे में हमने जानकारी ले ली है। अब आपको क्या करना है, जो लेखिका हैं इन लेखिका के जीवन के बारे में, जीवन परिचय के बारे में आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है, चित्र आप बना लेंगे। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।